तो स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 8 की जो है हिस्ट्री का चैप्टर 2 का जो है पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो पार्ट 1 में हमने जो है बहुत सारी चीज़ें देखी और आज हम देखेंगे कि मराठा का आधिपत्य कैसे ख़त्म किया अंग्रेज़ों ने, है ना, विलय की नीति क्या थी अंग्रेजों की। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन बटन और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो देखिए, बात करेंगे मराठों से लड़ाई। 18वीं शताब्दी के आखिर में जो है कंपनी ने मराठों की ताकत पे भी जो है काबू पा लिया और उसे ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पानीपत के तीनों युद्ध हैं, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और ये तृतीय युद्ध। देखिए, तृतीय युद्ध जो है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल बता दूँ इसे आगे बढ़ने से पहले, कि ये युद्ध जो है वो 14 जनवरी 1761 में लड़ा गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, आप नोट डाउन करते रहना। तो ये पानीपत का तीसरा वॉर हुआ था 14 जनवरी 1761। देखिए क्या हुआ था कि 1759 में के अंत जब आ रहा था तो क्या हुआ था कि अहमद शाह ने सिंधु नदी को पार कर पंजाब को जीत लिया। फिर जो है 1760 में सदाशिव राव भाऊ, जो कि मराठा जो है राजा थे, तो उन्होंने क्या किया, उनके नेतृत्व में मराठों ने जो है दिल्ली पर अधिकार कर लिया। फिर आई 14 जनवरी 1761। तो क्या हुआ कि दोनों पक्षों के मध्य जो है पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ, जिसमें क्या हुआ, मराठा सेना का नेतृत्व जो है सदाशिव राव भाऊ के हाथों में था। फिर अवध के नवाब उस समय थे सुजाउद्दौला। तो अवध के नवाब सुजाउद्दौला और रुहेल सरदार हाफिज रहमत खां और सादुल्ला खां अब्दाली का समर्थन किया। और इसमें क्या हुआ, इस युद्ध में जो है पराजय हुई। बाजीराव की 1761 में मृत्यु भी हो गई। तो ऐसे तो क्या हुआ कि मराठों का सपना तो चूर चूर हो गया ना, क्योंकि वो तो दिल्ली पे शासन करना चाहते थे और उसमें उनकी हार हुई। तो उनका सपना जो है वो चूर चूर हो गया और उन्हें जो है कई राज्यों में बांट दिया गया। जैसे देखिए, इन राज्यों की बागडोर जो है वो सिंधिया हो गए, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में चली गई। तो ये सारे सरदार जो है एक पेशवा देखिए, आपको मैं बता दूँ कि शिवाजी ने, ये पेशवा की उत्पत्ति कैसे हुई है मैं आपको ये बता दूं। देखिए, पेशवा जो है शिवाजी, आपने शिवाजी का नाम बहुत सुना होगा। तो शिवाजी ने जो है वो अष्टप्रधान परिषद की स्थापना की थी। तो अष्टप्रधान परिषद में उनका सबसे पहला पद था पेशवा, जो कि मुख्य प्रधान हुआ करता था। तो वहीं से जो है पेशवा आया था। ठीक है, इनके अष्टप्रधान जो है 8 मंत्रियों को बनाया गया था, जिन्हें जो है अलग अलग बागडोर दी गई थी। जो पेशवा हो गए, अमात्य हो गए, वाक्यानवीस हो गए, सुरनवीस हो गए, सुमंत, पंडित राव, न्यायाधीश और सरनोबत। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जो है अष्टप्रधान का कॉन्सेप्ट किसने लाया, तो ये किसने लाया, शिवाजी ने लाया। तो देखिए, पेशवा का मतलब आप समझ गए होंगे कि सर्वोच्च मंत्री होते थे। तो इसके अंतर जो है कन्फेडरेसी राज्यमंडल के सदस्य थे। तो पेशवा इन राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फड़नवीस 18वीं शताब्दी के जो है आखिर में 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। अब देखिए, धीरे धीरे कैसे कंपनी का स्थापत्य जो है वो बढ़ता जा रहा है हमारे देश में। देखिए, एक के बाद एक कई युद्ध जो है कंपनी ने मराठों के घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध हुआ था 1782 में, सालाबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें जो है कोई पक्ष नहीं जीत पाया। लेकिन जब दूसरा युद्ध हुआ अंग्रेजों और मराठों के बीच 1803 से 5 में, कई मोर्चा लड़ा गया। इसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में जो है स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग जो है अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। फिर क्या आया 1817-19। तो क्या हुआ, इसमें तीसरा जो है अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ। तो मराठों की ताकत को पूरी तरीके से कुचल दिया गया। तो पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। और अब जो है क्या हुआ, विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर किसका नियंत्रण था, कंपनी का नियंत्रण था। देखिए, अब कंपनी किस चीज़ का दावा कर रही थी, अब कंपनी दावा कर रही थी सर्वोच्चता का। ठीक है, कैसे देखते हैं। देखिए, उपरोक्त विवरण हम देख चुके हैं। ठीक है, तो क्या हुआ था, 19वीं सदी की शुरुआत से ही कंपनी जो है क्षेत्रीय विस्तार की जो है आक्रामक नीति पर चल पड़ी थी। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल था 1813 से 23 के बीच। ठीक है, 10 साल का कार्यकाल था इनका,
है ना। तो उसके नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का ये दावा था कि सत्ता जो है वो सर्वोच्च है और इसीलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है और अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का भी अधिग्रहण करने या फिर उनको अधिग्रहण जो है कि धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। और यह सोच जो है बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही। लेकिन इनके लिए डगर आसान नहीं थी। बहुत इस प्रक्रिया में जो है बेरोक टोक नहीं चली। देखिए उदाहरण के लिए आप देख लीजिए कि जब अंग्रेज ने कित्तूर, जो कि फ़िलहाल कर्नाटक में है, तो क्या हुआ कि छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया। तो क्या हुआ, वहाँ की रानी थी चेन्नम्मा। तो चेन्नम्मा ने जो है उस समय हथियार उठा लिए और अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। ये देखिए आप फिगर भी देख पा रहे होंगे, कित्तूर रानी चेन्नम्मा की स्मृति बनाई गई मूर्ति है ये, ठीक है। फिर क्या हुआ कि 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 1829 में ही जो है उनकी मृत्यु हो गई जेल में ही। तो चेन्नम्मा के बाद जो है कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना हुआ करते थे ने भी प्रतिरोध जारी किया। तो चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्हें बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर जो है 1830 में फांसी पर लटका दिया। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अंग्रेज़ों के लिए जो है डगर आसान नहीं थी, बहुत सारे विरोधों का सामना करना पड़ा था अंग्रेज़ों को। अब आती है बात 1830 के दशक के अंत की। तो उस समय क्या हुआ, उस समय जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। क्या हो रहा था कि कंपनी को ये भय था कि कहीं रूस का प्रभाव जो है पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में ना ले ले। तो क्या हुआ, इसी डर के चलते अंग्रेज़ों ने जो है क्या किया, उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहा। उन्होंने क्या किया कि 1838 से लेकर 42 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहाँ अप्रत्यक्ष कंपनी शासन जो है स्थापित कर लिया। 1843 में जो है सिंध में भी कब्जा कर लिया और इसके बाद आती है बारी पंजाब की। उस समय वहाँ के राजा हुआ करते थे महाराजा रणजीत सिंह। तो क्या कर दिया जो है यहाँ जो है महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी, क्योंकि उस समय राजाओं का जो है राजा तो आप जानते ही हैं राजपूती होते हैं, तो वो जो है बिल्कुल झुकना पसंद नहीं करते हैं। तो उन्होंने जो है कंपनी की दाल नहीं गलने दी वहाँ पे। 1839 में जो है जब उनकी मृत्यु हो गई, इसके बाद जो है रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेज़ों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। अब बात करते हैं विलय नीति की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि विलय नीति के तहत किन किन राज्यों को जो है मिला लिया गया, अंग्रेजों के हाथों में चला गया। विलय नीति के समय गवर्नर जनरल कौन थे, विलय नीति का प्रारंभ किसने किया। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आइए देखें हम। तो देखिए अब बात करते हैं अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। तो डलहौजी जो है एक नई नीति अपनाई जिसे क्या कहते हैं, विलय नीति। इसे हम एक नाम से और जानते हैं, हड़प नीति। हड़प नीति। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति जो है कौन लाया। तो कौन लाया, ये भी वही चीज़ है। हड़प नीति हो गई, विलय नीति हो गई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया, ये सारी नीति जो है ये एक ही नीति है और इसे जो है कौन लाया, लॉर्ड डलहौजी। फिर क्या हुआ, देखिए क्या हुआ कि जो है इस सिद्धांत में ये तर्क आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत जो है वो हड़प ली जाएगी। यानी क्या होगा, यानी कंपनी के भूभाग का वो जो है हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पे जो है एक के बाद एक कई रियासतें जो है अंग्रेजों के हाथों में चली गई। अब देखिए एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कौन कौन सी रियासतें, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। सतारा 1848 में विलय नीति के तहत अंग्रेजों के हाथ में चली गई। सबलपुर जो है 1850 में अंग्रेजों के हाथों में चली गई। उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में और झांसी 1854 में। ये सारे जो है अंग्रेजों के हाथों में चली गई। इसके पश्चात क्या हुआ, विद्रोह होना तो तय है। तो क्या हुआ, आखिरकार जो है 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया और इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। क्या, उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं और इसीलिए वे अवध पे कब्जा करने को मजबूर हैं।
अपने प्रिय नवाब को जिस तरीके से गद्दी से हटाया गया, उसे देखकर लोगों का गुस्सा जो है वो भड़क हुआ। और ये सारा गुस्सा, चाहे विलय नीति का गुस्सा हो, है ना, अवध को कब्जे में करने का गुस्सा हो, तो ये सारा गुस्सा फूटा 1857 के विद्रोह में। ठीक, आगे बात करेंगे। अब देखिए, अब मैं आपको मैप के थ्रू बताती हूँ कि अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य स्थापित कैसे किया और एक बहुत बड़े भूभाग में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। देखिए, बात करते हैं सन 1797 की। ये देखिए, ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा होगा, ये जो है ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं था 1797 में, ध्यान रखेंगे। और ये जो है येलो पोर्शन, ये जो है ब्रिटिश शासन के अधीन था। ठीक, देखिए बहुत कम पोर्शन दिख रहा होगा येलो इस पोर्शन। अब बात करते हैं, देखिए 1840 की। अब देखिए येलो पोर्शन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, यानी कि अंग्रेजों का आधिपत्य जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, चाहे वो लखनऊ का पोर्शन हो, काठमांडू, बनारस, कलकत्ता, बम्बई, गोवा, है ना, मद्रास, तो इन जगहों में जो है ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र हो गई है। और ये जो है आपको रेड पोर्शन जो होता है वो कम होता दिखाई दे रहा है ना, तो ये ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे। अब देखिए, अब यहाँ का नज़ारा कुछ अलग है। 1857 की, 1857 में देखिए पूरा मतलब लगभग सारा पोर्शन जो है वो आपको पीला भाग दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो सारे पोर्शन है वो ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र थे। ठीक है, और ये जो कम कम दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो है ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे। तो देखिए, भारत में अंग्रेजों की फैलती ये सत्ताएं हैं जो नक्शों के मुताबिक बताया गया है। अब बात करते हैं नए शासन की स्थापना। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग 1773 से 85 उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से थे जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में जो है अहम भूमिका निभाई। वॉरेन हेस्टिंग के समय आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई, मद्रास से भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। फिर क्या हुआ, ब्रिटिश इलाके में मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें क्या कहा जाता था, प्रेसिडेंसी। और उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, ध्यान रखेंगे 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। तो हर एक का शासन जो है वो गवर्नर के पास हुआ करता था, सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। तो वॉरेन हेस्टिंग ने कई प्रशासकीय सुधार भी किए और न्याय के क्षेत्र में उनने सुधार जो है खास तौर पर उल्लेखनीय है। 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई और इस व्यवस्था में ये प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, 2 प्रकार की अदालतें होंगी, एक फौजदारी अदालतें और एक जो है दीवानी अदालतें। ध्यान रखेंगे 2 प्रकार की अदालतें होंगी, फौजदारी और दीवानी। तो कभी कभी मतलब भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। दीवानी अदालतों के मुखिया जो है वो यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। और फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के जो है अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। अब आइए कुछ टर्म्स दिए हुए हैं ये भी देख लेते हैं। देखिए, काजी जो है एक न्यायाधीश था। मुफ्ती कौन हुआ करते थे, मुफ्ती जो है वो मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है और काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है। महाभियोग क्या होता है, जिसे जो है इम्पीचमेंट भी कहा जाता है। तो जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो कि संसद का ऊपरी सदन होता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है और इसे कहते थे महाभियोग। पहले देख लीजिए आप ये चित्र, ठीक है, कितनी सारी आपको दिख रही होगी और यहीं पे होता था न्याय। ये है वॉरेन हेस्टिंग पर मुकदमा चल रहा है, आरजी पोलार्ड का चित्र है ये। तो ये देखिए 1785 जो है सन था, वॉरेन हेस्टिंग इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल के शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया और इस आरोप के चलते हेस्टिंग पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया जो कि 7 साल तक चला। अब देखिए इसके साथ एक और समस्या उत्पन्न हुई। एक बड़ी समस्या ये थी कि ब्राह्मण पंडित जो है वो धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से जो है स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। तो इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम दिया गया। NB हॉलहेड जो है इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। किसने? NB हॉलहेड ने। और 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानून को भी जो है एक संहिता तैयार कर लेने के लिए कहा गया। और क्या हुआ, 1773 में
रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ, तो 1773 में। तो इसमें क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट जो है इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ध्यान से सुनिएगा। और इसके अलावा जो है कलकत्ता में अपीलीय अदालत, जो कि सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। आगे बात करेंगे, भारतीय जिले में जो है कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि उसका मुख्य काम जो है वो लगान और कर इकट्ठा करना और न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय जो है वो कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया। अब बात करेंगे कंपनी की फौज। तो कंपनी के साथ भारत में जो है शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता जो है वो सैनिक ताकत में थी। कैसे थी ये भी देख लेते हैं। देखिए, मुगल फौज जो है मुख्य रूप से घुड़सवार यानी कि घोड़े पे चलने वाले प्रशिक्षित और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में जो है सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। तो क्या होता था, ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी और स्थानीय जमींदारों को जो है मुगलों की ज़रूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया करा देते थे। तो 18वीं शताब्दी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतें किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो यह सूरत बदलने लगी। कैसे? ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की, तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपॉय, यानी कि जो भारतीय शब्द सिपाही से बना है, आर्मी कहते थे। अंग्रेज क्या कहते थे सेना को? सिपॉय। 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, तो कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की ज़रूरत कम होती गई। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि ब्रिटिश साम्राज्य जो है वो बर्मा, अफ़गानिस्तान और मिस्र से भी लड़ रहा था, और जहाँ जो है सिपाही मस्केट यानी कि तोड़ेदार बंदूक कहा जाता है, मस्केट और मैचलॉक से लैस होते थे, यानी कि उनके पास बंदूकें वगैरह होती थी। तो कंपनी की सेना के सिपाहियों की बदलती सैनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखना पड़ता था, और अब उनकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। यहाँ पे देख भी लेते हैं। देखिए, मस्केट वगैरह का मतलब दिया भी हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया है धर्मशास्त्र, जो कि क्या थी? संस्कृत की ऐसी कृतियाँ जिनमें सामाजिक तौर तरीकों और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। और ये धर्मशास्त्र जो है वो 500 ईसा पूर्व वर्ष से भी पहले लिखे गए थे। सवार क्या होते हैं? घुड़सवार। मस्केट क्या होते हैं? पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक। और मैचलॉक क्या होता है? ये होता है शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती है। आगे बात करेंगे 19वीं सदी की शुरुआत में। देखिए 19वीं सदी की शुरुआत में क्या हुआ, अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा, और अब उनका जीवन जो है पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था। तो इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी। क्यों? क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज करते थे। भला लोग अपनी जाति और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय के सदस्य मानने के बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? तो सिपाही क्या महसूस करते थे? उनके जीवन और अपनी पहचान, यानी कि वे कौन हैं, इस बात का एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों ने इस तरीके से देखा। 1857 के विद्रोह में हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखती है, और इस विद्रोह के बारे में हम जो है अध्याय 5 में बहुत डिटेल से देखेंगे, और 1857 के विद्रोह के बारे में भी पढ़ेंगे। अब देखिए, अब बात करते हैं निष्कर्ष क्या निकला। निष्कर्ष ये निकला, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। औपनिवेशिक शक्ति का मतलब यानी कि देश तो दूसरा है, लेकिन उस पर शासन अन्य देशों के लोग कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि भारत देश में ब्रिटिशर्स का शासन। तो 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक से आने की प्रक्रिया और तेज हुई। तब तक जो है समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लगता था। तो भाप से चलने वाले जहाज़ों ने यह यात्रा मात्र 3 हफ्तों में समेट दी, और इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ों और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश आने लगे। 1857 में क्या हुआ, 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के
63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। तो देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था और इस प्रकार व्यावहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। एक मैटर और है, ये भी देख लेते हैं। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार। डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे और जल्द ही दास व्यापार जो है वो शुरू हो गया। तो लोगों को जो है बंधक बनाकर जंजीरों में बांध कर, आप फिगर में भी देख पा रहे होंगे कि लोगों को बंधक बनाकर जंजीरों में बांधकर दास बाजारों में बेचा जाने लगा। और 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिणी सिरे में स्थित केप में निजी स्वामित्व में दासों की संख्या जो है 36,774 थी। और 1824 में केप आने वाले एक यात्री ने वहां होने वाली नीलामी का जो है आंखों देखा ब्यौरा बताया। देखिए क्या कहा उसने। यह मालूम होने पर कि पशुओं कृषि उत्पादों की नीलामी होने वाली है, हमें अपनी गाड़ी के नए बैल खरीदने के लिए रोक ली। नीलामी के माल में एक स्त्री दास और उसके 3 बच्चे थे। किसानों ने पशुओं के समान ही उन्हें परखा और उन्हें अलग अलग खरीदारों में बेच दिया गया। माँ ने चिंता, वेदना और आंसू भरी आंखों से बच्चों की तरफ देखा। दुखी बच्चे व्याकुल माँ बाप से चिपक गए। यह दृश्य जो है दिल को पिघलाने वाला था और इसके विपरीत मौजूद दर्शकों के चेहरे हंसते हुए और असंवेदनशील थे। तो देखिए यही समाप्त हो रहा है ये वीडियो और अब आते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन, जो कि मैं अगले पार्ट में लगवाऊंगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए और अगर आपको थोड़ा भी पसंद आता है तो प्रेस द लाइक बटन। और अगले पार्ट में हम देखेंगे इन चैप्टर्स के क्वेश्चन को। थैंक यू वेरी मच।